नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम सुश्री उषा प्रियमवदा जी के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 23वां अंक सुनेंगे। आशा है इससे पहले के 22 अंक आप सुन चुके होंगे। अगर आपने नहीं सुना है तो शब्द विन्यास 666 पर इसके पुराने 22 अंक उपलब्ध हैं, आप वहां सुन सकते हैं। आज हमारे साथ उपन्यास का 23वां अंक सुनना प्रारंभ करें। सुषमा थक कर लौट पड़ी। उसने देखा कि कॉलेज के गेट के बाहर नील की कार खड़ी है और वह अंदर बैठा सिगरेट पी रहा है। उसने आती हुई सुषमा को नहीं देखा। एक लंबा कश लेकर उसने सिगरेट का बचा हुआ भाग बाहर फेंक दिया। सिगरेट का वह जलता हुआ सिरा एक चक्कर खाकर पानी के एक नन्हे गड्ढे में जा गिरा। एक हल्की सी छन लॉन से कुछ लड़कियों की हंसी एक लहर की तरह उमड़ी और मंद पड़ गई। कैसे आए? सुषमा ने जिज्ञासाहीन कंठ से पूछा। नील कुछ देर उसके भावहीन मुख पर कुछ खोजता रहा, फिर अपराधियों की तरह बोला, बहुत दिन हो गए थे। उसका अधूरा वाक्य कुछ देर दोनों के बीच टंगा रहा। फिर सुषमा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, दिन तो बहुत हो गए। तुम अच्छी तरह रहे। सुषमा को नील स्वप्न में देखी गई आकृति की भांति अवास्तविक लग रहा था। उसने हाथ फैलाकर उसकी बांह छुई और टूट कर कहा, मुझे तो लगता था तुम अब शायद कभी ना आओ। नील की मुस्कान उसके अश्रु प्रोज्वल नेत्रों के आगे कौंध गई। तुम स्वयं ही तो बार बार आने को मना करती हो। कितनी बातें तुमने मेरी मानी थी जो यह मान गए? नील ने उतने ही स्नेह तरल स्वर में कहा, गलती हो गई जो मान बैठा। अब नहीं माना करूंगा, पर मुझे दोषी ना ठहराना। आओ। सुषमा घूम कर आई और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। झुककर उधर का दरवाजा बंद करते हुए नील ने पूछा, कहाँ चलूं? कहीं भी। नील ने कार टीले की ओर मोड़ दी। चौड़ी नई बनी सड़क के दोनों ओर नए बनते हुए घरों की पंक्तियां थीं। कार मंदिर के पास से निकल गई। मंदिर का कलश गोधूली में भी चमक रहा था और संध्या वंदना के घंटे सुनाई दे रहे थे। सुषमा नील के पास सरक आई। नील ने रेडियो खोल दिया और कार में एक फिल्मी गीत गूंजने लगा। नील ने कार एक पुराने मकबरे के पास रोक दी और वे दोनों उतरकर हरी घास पर बैठ गए। दोनों चुप थे। उस मौन को तोड़ने का आग्रह किसी में न था। सुषमा इन अनाहत क्षणों की संवेदना अपने हृदय में उतार लेना चाहती थी। हरी घास का शीतल स्पर्श, धीरे धीरे कपोलों को छूती बासंती पवन, दूर तक फैला खुला आकाश, नन्हे नन्हे तारे और नील। मुझे इतना क्यों सताती हो सुषमा? भीजे हुए कंठ से नील ने कहा। सुषमा से कोई उत्तर ना बन पड़ा। वह दीप्त तारों को देखती रही। मेरी ओर देखो सुषमा,
कभी कभी तुम मेरे पास होते हुए भी दूर सी लगने लगती हो। कुछ बोलो, कुछ कहो। सुषमा ने नील की ओर दृष्टि फेरी। भीत, निरुपाय दृष्टि। क्या कहूँ? अब मुझसे कहने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी तो कुछ कह ही कहाँ पाई थी। विवश सी हंसी हंसकर सुषमा ने कहा, वे सब बातें अब जाने दो नील। आओ हम तुम बातें करें, इधर उधर की, दुनियादारी की। तुम्हें मालूम है मीनाक्षी की शादी जल्दी ही होने वाली है और मिस शास्त्री की डियरेस्ट खो गई है। अब भी सुबह शाम उसके प्याले में दूध भर कर रखती हैं। उन्हें विश्वास है कि वह लौट आएगी। वह मिस शास्त्री के बिना नहीं रह सकती। उसकी बात करते हुए उनकी आंखों में से आंसू झरने लगते हैं। केवल मैं जानती हूँ कि वह अब नहीं लौटेगी। भौरी का सिपाही पति छुट्टी पर आया हुआ था और वह डियरिस्ट को मारकर कहीं फेंक आया है। सुषमा, क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? तुम मेरे प्रति इतनी क्रूर क्यों हो गई हो? एक हवाई जहाज बहुत नीचा उड़ता हुआ एयरपोर्ट की ओर चला गया। सुषमा उसकी जलती बुझती बत्तियां अपलक देखती रही। जब हम फूल की पंखुड़ियां नोचकर फेंक देते हैं तब फूल को कैसा लगता होगा, मैं अब समझ पाई हूँ। उन नुची पंखुड़ियों के ढेर पर मैं बैठी हूँ। नील कुछ कहते कहते रुक गया। सुषमा ने उसे अपनी ओर विचित्र व्याकुल दृष्टि से देखते हुए पाया। तो तुम्हारा निश्चय दृढ़ है? नील ने पूछा। सुषमा ने सिर भर हिला दिया। वह घास नोचने लगी। उस समय जैसे पागल तरंगों ने उसे तट पर लाकर पटक दिया और उसके खंड खंड होकर चमकती रेत में मिल गए। उससे नील की वह दृष्टि न सही गई। उसने हाथ बढ़ाकर नील का हाथ पकड़ना चाहा, पर ऐसा किया नहीं। वह नील से यह ना कह पाई कि तुम मुझे भुला देना, या समय सब भुला देता है। सांत्वना के ऐसे घिसे पिटे शब्द उसके होठों पर न आए। वह जानती थी कि कुछ रेखाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाता। भूलना क्या होता है? मन समझाने की बातें, कायरों के बहाने। जो कुछ नील ने उसे दिया और जो कुछ नील ने उससे पाया, उस विनिमय ने उन दोनों को साधारण व्यक्तियों से अपांगतेय कर दिया। दैनिक कार्यों में रत होकर नाते रिश्ते निभाते हुए भी अब वे पहले से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ अंश एक दूसरे के पास रह जाएगा। किसी छोटी सी बात, किसी की हंसी, किसी की देखने का ढंग या किसी अपरिचित की कमीज के रंग से नील फिर जी उठेगा। अलग होने के बाद रहना, राख के ढके कोलों पर चलना होगा। न जाने कौन सा अंगारा दहकता रह जाए और पाँव को जला दे। कार मोड़ पर घूमी और रात में दूर कॉलेज और हॉस्टल की सारी बत्तियां झिलमिलाने लगीं। हर खंभे पर एक बत्ती थी। हॉस्टल का एक चौखटा। लो, आ गया तुम्हारा बंदीगृह, नील ने कहा। सुषमा ने उसे कार
बाहर ही रोक लेने को कहा, पर वह अंदर पहुंचाने गया। सुषमा ने बाहर से कमरे का ताला खोला और अंदर जाने से पहले मुड़कर नील को देखा। मुझे बैठने को भी नहीं कहोगी? उसका स्वर सुषमा के शरीर को उसकी उंगलियों की तरह सहलाने लगा। नहीं नील, अब तुम जाओ, उसने कहा। उसके शरीर की पुकार जैसे कोई यथार्थ वस्तु बन गई थी और वह अपने पांवों के नीचे उसका स्पर्श अनुभव कर पा रही थी। अगर नील ने उसे छू भर लिया तो फिर वह शापग्रस्त की तरह कभी उस मायाजाल से न निकल सकेगी। सुषमा, नील की आंखें स्वयं उसकी कामनाओं का दर्पण थीं। जाओ नील, जाओ। सुषमा ने अंदर आकर द्वार बंद कर लिए। किवाड़ पूरी तरह बंद होने से पहले अंतिम दरार में से उसने नील के चेहरे पर जो भाव देखे, वह उसके मर्म तक बर्छी की तरह घुसते चले गए। जाओ नील, जाओ, जाओ, वह अंदर से कहती रही, जब तक कि उसका स्वर एक फुसफुसाहट मात्र न रह गया। तुम चले क्यों गए नील? तुमने खटखटाया क्यों नहीं? तुमने जिद क्यों नहीं की? तुम पहले तो इतने हठीले थे। उपन्यास के इन अंशों के साथ ही आज का अंक हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा? कृपया इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप समय पर अपने अंक को सुन सकें। आज यहीं तक। धन्यवाद।